हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आया हूँ जो आपके NMDC, ITI, CITS और अदर टेक्निकल एग्जाम में आपके काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको वैलिडेटेड से रिलेटेड जॉब, थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर IG प्रोवाइड की जाती है। तो आपने सब नहीं देखा तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक दोस्तों आपको बता दूं कि ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये आपके हार्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये हमारी क्लास जो है 11वीं क्लास है। अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी तो वो जो प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों NMDC के नाम से, उसमें जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको 10 क्लासेज जो है पीछे आपको मिल जाएगी। ठीक दोस्तों यही सारे क्वेश्चन करवाने के लिए आपसे पैसे भी चार्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर आपको वेल्डर ट्रेड्स के लिए बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक दोस्तों, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे अगर वेल्डर ट्रेड से हैं तो आपको दोस्तों ये चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल मिलेगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, तांबा तथा एल्युमिनियम को एक साथ वेल्ड करने के लिए निम्न प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो तांबा और एल्युमिनियम को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन पेपर में आने वाले दोस्तों संभावित क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन सा इसमें जो है कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए, तो उसका नाम दोस्तों है, इसकी याद कर लीजिएगा, एक्सफ्लोजन वेल्डिंग। कौन सा है? एक्सफ्लोजन वेल्डिंग। ठीक दोस्तों, एक बार दोबारा बता दूं आपको, तांबा और एल्युमिनियम को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए, तो एक्सफ्लोजन वेल्डिंग। ठीक है, आगे देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, निम्न स्टील की वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। तो कौन सी स्टील की वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका लो कार्बन स्टील का। ये जो आपका पहला है लो कार्बन स्टील। आगे आपका थर्ड है, निम्न विधि से कॉपर की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। तो कौन सी विधि से जो है कॉपर की वेल्डिंग नहीं की जा सकती दोस्तों? तो उसका नाम है आपका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से जो है हम कॉपर की वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे है आपका, निम्न के पूर्व तापन की आवश्यकता नहीं है। तो निम्न के पूर्व तापन की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण तापन क्या होता है दोस्तों? प्री हीटिंग करना हो, पूरी हीटिंग ही पूर्ण तापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण तापन की आवश्यकता नहीं होती किसमें? निम्न के पूर्ण तापन की आवश्यकता नहीं है। तो किसको जो है पूर्ण तापन की आवश्यकता नहीं होती? तो हो जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील को। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आपका, पीतल की वेल्डिंग में निम्न बाधा उत्पन्न करता है। तो पीतल की वेल्डिंग के लिए बाधा क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? हो जाएगा आपका जिंक की मात्रा। ठीक है, जिंक की मात्रा जो है पीतल की वेल्डिंग के लिए बाधा उत्पन्न करता है। आगे आपका, स्टेनलेस स्टील की ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग के लिए किस प्रयोग किए जाने वाले फ्लेम न्यूट्रल होता है। दोस्तों स्टेनलेस स्टील ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो फ्लेम न्यूट्रल या डैश होता है, इसमें पूछा है कि जब हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करेंगे तो ऑक्सीस्टीन जो वेल्डिंग है तो उसका फ्लेम हमें क्या रखना है? न्यूट्रल फ्लेम रखना है या कोई और फ्लेम रखना है? ठीक दोस्तों, तो हम कौन सा रखेंगे? थोड़ा सा कार्बोराइजिंग रखेंगे। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे आपका सातवां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में वेल्ड के संलग्न कॉपर स्टील प्लेटों की कपलिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, यह स्टेनलेस स्टील शीट की बकलिंग को कम करता है। ठीक है दोस्तों, ये बकलिंग को कम करेगा। आगे आपका है आठवां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड जिसमें कोलोम्बियम मिलाई गई हो का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह रोकती है। क्या रोकती है दोस्तों? ये कोलोम्बियम जब मिलाई जाती है तो क्या रोकती है स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के समय? तो दोस्तों क्या रोकेगी आपका? ये हो जाएगा आपका वेल्ड का पतन, यानी वेल्ड का पतन रोकेगी। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका नाइन्थ क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील वेल्ड में छिद्रता का कारण होता है। छिद्रता क्या होता है दोस्तों? जिसमें पोरोसिटी वगैरह यानी छेद हो जाता है उसमें। ठीक है, तो छिद्रता का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका डैम्प इलेक्ट्रोड्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 10वां आपका, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम प्रयोग की जाती है? तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम प्रयोग की जाती है? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम का हम उपयोग करते हैं कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए। कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग किस प्रकार का फ्लेम प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन में ब्रेज वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का फ्लेम प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा दोस्तों थोड़ा ही सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करेंगे। आगे दोस्तों आपका
12वां क्वेश्चन, कॉपर की फ्यूजन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड अवश्य होनी चाहिए। तो कॉपर की फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के प्रयोग का इलेक्ट्रोड अवश्य होना चाहिए? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका डीऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोड होना चाहिए। आगे आपका, कॉपर की ऑक्सीक्रिस्टलाइन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का फ्लेम प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर की ऑक्सीक्रिस्टलाइन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का फ्लेम प्रयोग करते हैं? तो ये दोस्तों आपका न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे आपका 14, कॉपर की ऑक्सीक्रिस्टलाइन वेल्डिंग के लिए एक पूर्णतः डीऑक्साइड कॉपर वेल्डिंग रोड प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक होता है। तो इसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बेस धातु की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। ये दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2006 में पूछा गया एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मध्यम कार्बन स्टील के वेल्डिंग में उत्तर तापक्रम कितना होता है? तो उत्तर तापक्रम कितना होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 600 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। आगे आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन, ये भी 2010 में पूछा गया है, 2008 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देख लेना एक बार। तो 16 देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में लंब प्रसार गुणांक काफ़ी अधिक होता है, जिसके टेढ़े मुड़ जाने की संभावना अधिक होती है। ऊष्मा प्रभाव को कम करने के लिए निम्न में से एक विधि का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं ऊष्मा के प्रभाव को कम करने के लिए? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा दोस्तों ये सी, तांबा शीतलन प्लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे आपका 17 वेल्ड धातु को ढलवे लोहे के आधार पर धातु बल समान दरार बनने का कारण है। तो समान दरार बनने का कारण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण तापन या पश्चिम तापन की कमी। ठीक है दोस्तों, हीटिंग की इसकी कमी बताई गई है। आगे आपका है 18, तांबे के आर्क से वेल्डिंग करने से डीसी विलोम ध्रुवता का चयन करने का कारण है। तो डीसी की विलोम ध्रुवता का चयन करने का कारण क्या दोस्तों? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां में पूछा गया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका आर का 2/3 ताप इलेक्ट्रोड धातु पर संकेंद्रित होता है, यानी केंद्रित होता है। आगे आपका है 19वां, लोहे की टेम्परिंग लोहे को गर्म करने से उस पर बने ऑक्साइड फिल्म द्वारा निर्धारित की जाती है। लोहे का निम्न में कितना तापक्रम परास जब उसका रंग हल्के पीले रंग से नीले रंग में बदलता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ये हो जाएगा आपका 230 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक। आगे है ढलवे लोहे के संलग्न वेल्डिंग में किस प्रकार के फ्लक्स परत वाले इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं? तो ढलवे लोहे के संलग्न वेल्डिंग में किस प्रकार के फ्लक्स परत वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा रूटाइल प्रकार का फ्लक्स परत यूज करते हैं। आगे आपका है, क्या होगा यदि मध्यम कार्बन लोहे के वेल्डेड जोड़ को आर्क वेल्डिंग के बाद शीघ्र ही वायु में ठंडा होने के लिए छोड़ दें? तो क्या होगा दोस्तों अगर यदि मध्यम कार्बन लोहे को वेल्ड जोड़ को आर्क वेल्डिंग के बाद शीघ्र ही वायु में ठंडा होने के लिए छोड़ दें? तो ये हो जाएगा आपका जोड़ में दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। आगे आपका 22वां क्वेश्चन, संक्षारण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन धातु के कौन से गुण हैं जो धातुओं को प्रभावित करते हैं? तो कौन सा गुण है जो धातुओं को प्रभावित करते हैं? तो होता है रासायनिक गुण। आगे चलेंगे दोस्तों हम, यदि दो धातुओं को रासायनिक विधि द्वारा मिलाया जाए तो उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो दो धातुओं को रासायनिक विधि द्वारा मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका एलॉय कहेंगे उसको। ठीक है। आगे दोस्तों, लो कार्बन स्टील की 8 mm तक मोटी प्लेटों की वेल्डिंग किस विधि से की जाती है? तो लो कार्बन स्टील की 8 mm तक की मोटी प्लेटों की वेल्डिंग किस विधि से की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों राइट वर्ड वेल्डिंग से की जाती है। किसके कारण धातुओं में जंग लगता है? तो किसका कारण दोस्तों जिसमें धातुओं में जंग लग जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। पानी और हवा के कारण जो है धातुओं में जो है जंग लग जाता है। आगे देखेंगे 26वां 26 क्वेश्चन हम,
1.2 mm मोटी शीट के जोड़ की तैयारी के किनारों में किस प्रकार के कोण पर मोड़े जाते हैं। तो 1.2 mm दोस्तों बहुत ही पतली शीट हो जाएगी, ठीक है। तो जोड़ की तैयारी के किनारों किस कोण पर मोड़े जाते हैं, तो किस कोण पर मोड़े जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के कोण पर मोड़े जाते हैं। किस तकनीक का प्रयोग 3.5 mm मोटी तांबे की प्लेट की बट वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो बट जॉइंट के लिए कौन सा जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों 3.5 mm मोटी तांबे की प्लेट पूछा है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा लेफ्टवर्ड टेक्निक से हम वेल्डिंग करेंगे उसको। आगे आपका पीतल की वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप कितने कोण पर रखा जाएगा। ब्लो पाइप दोस्तों जिससे हम वेल्डिंग करते हैं ब्लो पाइप होता है। तो कितने डिग्री कोण पर रखेंगे उसको, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये हो जाएगा 60 से 70 डिग्री के कोण पर हम उसको रख के वेल्डिंग करेंगे। आगे आपका है 29 माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन से फ्लेम की आवश्यकता होती है। तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन से फ्लेम की आवश्यकता होगी, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका न्यूट्रल फ्लेम की आवश्यकता होगी। आगे है मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, ये हो जाएगा 0.3 से 0.7%, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु है, यानी कि उसमें स्टेनलेस स्टील में और क्या क्या मिला होता है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी लोहा मिला होता है, क्रोमियम, निकिल, ये सारी चीज़ें मिली होती है। आगे आपका है 32 स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है। तो किस विधि से की जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा। गैस वेल्डिंग भी की जाती है, इनर्ट गैस वेल्डिंग भी, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के द्वारा भी स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं। आगे दोस्तों 33 निम्नलिखित में से टिन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो टिन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पिघलता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 232 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। निम्नलिखित में से जस्ता कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो जस्ता दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों ये 49 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन से धातुओं के रासायनिक गुण हैं। तो दोस्तों कौन से इसमें से रासायनिक गुण है जो नीचे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, ऑक्सीडेशन, जंग लगना, रिडक्शन, ये सारे दोस्तों ये रासायनिक गुण हैं इनके, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे हम 36 निम्नलिखित में से कास्ट आयरन के कौन से प्रकार हैं। तो निम्नलिखित में से कास्ट आयरन के कौन से प्रकार हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कास्ट आयरन का प्रकार ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन। तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा आंसर। आगे है 37 रेड ब्रास में तांबा एवं जिंक का क्रमशः प्रतिशत कितना होता है। तो रेड ब्रास में तांबा और जिंक का क्रमशः प्रतिशत कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कि होता है दोस्तों 85% से 15% तक होता है, ठीक दोस्तों। तो ये यहाँ तक दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 37 क्वेश्चन हुए दोस्तों टोटल। तो वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक दोस्तों। और कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।